दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी उम्र 32 साल की है तथा मैं दिखने में एकदम फूलगोभी सी लगती हूँ। बस यही कारण है कि मेरा 19 साल का भतीजा मेरी दुकान का दीवाना हो गया। मेरी हाइट 5 फीट के करीब थी और मैं दिखने में गोरी भी थी। मैं घर में ज्यादातर साड़ी पहना करती थी। इसीलिए कभी कभार तो मेरे पति दिन में ही मेरा पूजन करते थे। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति बैंक में सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। मेरी 1.5 साल की एक बेटी भी है। इसीलिए दूध की थैलियां का साइज और भी बढ़ गया है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक भूत के दीवाने थे। वैसे आमतौर पर भूत का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। लेकिन पिछले महीने कुछ ऐसा हो गया जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति सौरभ घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। इसीलिए उनको दोस्तों ने शराब पिला दी और वह बाइक लेकर गए हुए थे। तो आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनका एक पैर और एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और उनकी हड्डी टूट गई। जिस कारण अब वह घर पर ही रहते हैं। लेकिन डॉक्टर ने सही होने का समय कम से कम 7 महीना बताया है। इसी वजह से परसों सौरभ के बड़े भाई और मेरी जेठानी तथा मेरा भतीजा दीपक उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जेठ जी और जेठानी तो चले गए, लेकिन मदन ने दीपक को यहाँ रुकने के लिए बोल दिया, क्योंकि वह तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जिस कारण बाजार से सामान और बाहर के काम भी मुझे ही करने पड़ते थे। इसीलिए सौरभ ने अपने भाई को कहकर दीपक को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया, तथा दीपक मान गए और दीपक तो बहुत ही खुश हो गया। दीपक मेरे कंधे तक ही आता था तथा शरीर भी ठीक ठाक ही था और रंग भी नॉर्मल सा था। दीपक ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी काफी खुश थी कि चलो कोई तो आया जो मेरी काम में मदद कर सकता है। आज तो दीपक मुझे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि वह शादी के बाद मुझे पहली बार ही मिला था। इसीलिए वह टाइम से ही सो गया। रात को मैंने सौरभ को खाना खिला दिया तथा उसके पास बैठ गई। तभी मेरे अंदर की भावनाएं निकल पड़ी और मैं सौरभ को उदास चेहरे से कहने लगी कि वह भी क्या दिन थे ना जब आप रोजाना भूत मारा करते थे। तभी यह सुनकर सौरभ मुस्कुराने लगे कि क्या हो गया मेरी रानी को, आज तो पूरी जोश में लग रही हो। तभी मैं बोली कि नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखी है। सच बताऊं तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मैं रोज भूत की सफाई करती हूँ, पर कोई फायदा नहीं होता साफ करने का। कोई पूजा भी नहीं करता। तभी मेरे पति बोले कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ सोनाली। मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं। मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकालो, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैं बोली कि थोड़े दिन नहीं, पूरे 3 महीने बाकी हैं प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में भी यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। तभी मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले कि चलो वह नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी बोला है। और तभी मैं बोली कि आपका नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। और फिर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति भी मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं भी क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद सौरभ सो गए थे, क्योंकि उनकी दवाइयां में नींद की गोलियां भी थी। लेकिन मुझे कहाँ नींद आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर दीपक को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। दीपक अभी तक जाग रहा था और वह मोबाइल देख रहा था। तभी मैं उसके कमरे में गई और कहा कि क्या हुआ दीपक, 10 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है शायद तुम्हारा मन नहीं लगा। तभी दीपक उठकर बैठ गया और बोला नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। तभी दीपक भी पूछने लगा कि क्या हुआ चाची, आप भी तो नहीं सोई। तो मैं बोली कि मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। तो दीपक बोला क्यों, क्या बात हो गई। फिर मैं हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती।
जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही दीपक ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैं बोली कि अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? लेकिन दीपक कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मा रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अरे पागल, अपनी चाची से इतना मत शर्माओ। तभी वह धीरे से बोला कि चाची सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। तभी मैं बोली कि अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। तभी दीपक बोला कि हाँ चाची, एक थी लेकिन उसने अभी मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दी है। तो मैं दीपक से पूछी कि तुमने इसकी ठुकाई तो कर दी होगी ना, तो दीपक बोला कि नहीं चाची, सच बताऊं तो मैं तो उसे ढंग से छुआ भी नहीं था। तभी मैंने मुंह बनाते हुए कहा कि तुम तो बड़े भोले हो दीपक। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करते करते दीपक के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मैं अपनी आंखें खोली तो दीपक बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही दीपक ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने उससे पूछा कि क्या देख रहे हो, तो वह बोला कि चाची आप वास्तव में बहुत खूबसूरत हो। तभी मैं मुस्कुराती हुई बोली कि अच्छा, तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़ा शर्मा रहे थे। तभी दीपक मुस्कुराकर पूछने लगा कि चाची, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूं क्या? तो मैंने उसे कहा कि अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी? पूछो, क्या पूछना है? तो दीपक बोला कि सच सच बताना, आप जो यह 2.5 किलो के वजन अपने सीने पर लिए घूमते हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी यह बात सुनकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। इसके बाद दीपक मेरे साथ काफी खुल गया था। अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था और इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। दीपक को आए हुए 10 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल-मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता था, अपने चाचा को भी घुमा फिरा देता और मेरी तो वह बहुत ही सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबाता और कभी कभार में कमर की मालिश भी करवा लेती। लेकिन मेरी प्यास दिनों दिन ज्यादा ही बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत तो अब भी पहले जैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। तो मैंने सोचा कि अब तो दीपक ही है जो मेरी भूत मार सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 2 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वह भी मुझ पर लाइन मारा करते थे। मैं जब भी छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने के लिए जाती तो वह मुझे घूरते रहते। तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सेट कर लूं, शायद 2-3 महीने काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को क्या पता इनमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे, इसलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन दीपक तो घर का ही है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब वही है जो मुझे शांत कर सकता है। तो आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज मैं दीपक को फंसा ही लूंगी। मैं दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में अपना ही दूध निकाल रही थी। वह इसलिए क्योंकि मेरी बेटी अभी ननिहाल गई हुई है, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए अब एक्स्ट्रा दूध को निकालना पड़ता था और घर में मेरे पति और दीपक के अलावा और कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही दीपक अंदर आया तो वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और सॉरी सॉरी कहने लगा और बोला कि मुझे माफ कर देना, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। लेकिन तभी मैंने उसे रोक लिया कि अरे दीपक, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। तभी दीपक बोला कि अरे चाची, ऐसे में अंदर कैसे आऊं? तो मैं बोली कि ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। मन तो दीपक का भी बहुत कर रहा था, लेकिन मैं उसकी चाची लगती हूँ, इसीलिए बस वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर मैंने उसे और कहा कि अरे इतना क्या शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। फिर धीरे धीरे दीपक रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह तो देखा ही रह गया। तभी मैंने बोला कि ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखे
तो दीपक बोला कि माँ कसम, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही मस्त है चाची। तभी मैं बोली कि तारीफ करना छोड़ो और दूध निकालने में मेरी मदद करो। तभी दीपक बोला कि चाची, मुझे नहीं आता कैसे करना है। तो मैं बोली कि अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना। यह लो, पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब दीपक की धड़कनें तेज होने लगीं, तो मैंने सोचा कि अब इसके आगे झुकने का सही समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी, तो मैंने देखा कि दीपक का शैम्पू तो पहले से ही निकल चुका है। उसे देखकर मेरा मन तो बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी और मैं नाराजगी से दीपक को मारते हुए कहा कि यह क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही दीपक का नशा उतरा, तो उसने हड़बड़ाते हुए कहा कि सॉरी चाचा, सॉरी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, इसीलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और इतने में उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई से चला गया। मैं भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था। इसलिए मैं जल्दी से खाना तैयार किया और सौरभ को कमरे में देने के लिए चली गई। सौरभ भी बैठे-बैठे खाने का इंतजार ही कर रहे थे। सौरभ बिल्कुल सीधे-साधे तथा सरल स्वभाव वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई, तो मैं पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले कि इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? धीरे-धीरे काम कर लिया करो ना। तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? तब मैंने उन्हें कहा कि यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम काम करते हो, तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम हे रुकने के लिए भी कहती हूँ। लेकिन तुम तो जो ना बच्चे ना कहकर स्पीड को दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे कि तुम भी ना, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद सौरभ ने खाना खा लिया। मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद जब मैं दीपक के कमरे में उसे देखने के लिए गई, तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी जाकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं दीपक को चाय देने गई, तो वह बैठा फोन चला रहा था और मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ भी लिया कि क्या बात है दीपक, आज तो तुम काफी ढीले-ढाले से लग रहे हो। तो दीपक बोला कि चाची, वह मैंने पहली बार ऐसा अनुभव लिया था। प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा कि अरे बेवकूफ, मैं क्यों बुरा मानने लगी। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने दीपक को चाय दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी और हम दोनों बातें करने लगे। आज दीपक के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे। वह बस मेरी तारीफ ही करता जा रहा था कि चाची, आप बहुत अच्छी हो। मेरा तो ऐसा मन करता है कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूं। वास्तव में मुझे इन 15 दिनों में स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है। ऊपर से आपकी खूबसूरती भी। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि आज तो तुम्हारे मुंह से तारीफ ही तारीफें निकल रही हैं। लगता है आपके इरादे ठीक नहीं हैं। तभी दीपक मेरा हाथ पकड़कर बोला कि आप सही कह रही हो। मेरे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अब तो आपको देनी ही होगी। प्लीज मना मत करना। बस एक रात के लिए मेरी बीवी बन जाओ। इसके बाद आप जो भी बोलोगी, मैं करूंगा। जब दीपक मुझे यह सब बोल रहा था, तो उसका मुंह बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी तो उसे देखकर मुस्कुराहट फूट रही थी। तभी मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे चाचा तो ले नहीं पाते हैं। और तुम इतना शर्माया मत करो। अगर इतना शर्माओगे, तो फिर कैसे चलेगा? बताओ, अब से तुम मुझे अपनी चाची नहीं बल्कि जीएफ ही समझना। फिर दीपक बोला कि एक बात और है, मेरा तो छूते ही निकल जाएगा। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। लेकिन आप हो ही इतनी खूबसूरत। फिर मैंने उससे कहा कि इसकी चिंता तुम मत करो। इसका इंतजाम मैं अपने आप कर दूंगी। तुम बस रात को तैयार रहना। मेरे इतना कहते ही दीपक खुश हो गया और उसने थैंक यू की रेट लगा दी और कहने लगा कि चाची,
आप बहुत अच्छी हो। इसके बाद फिर मैं चली गई, क्योंकि शाम हो रही थी और सौरभ को नहलाना भी था। जब सौरभ जी नहा लिए, तो दीपक उन्हें बाहर टहलने के लिए ले गया। इसके बाद मैं आज जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया और जब तक वह आए, तब तक मैं उनके लिए खाना भी लग चुकी थी। आते ही उन लोगों ने हाथ पैर धोए तथा खाना खाने के लिए बैठ गए। दीपक की अपनी चाची के साथ भी खूब बनती थी। हमने खूब हंसी मजाक किया तथा बहुत सारी बातें भी की। इतने में 9 बज चुके थे तथा सौरभ की दवाइयाँ का टाइम हो रहा था। इसलिए मैं उन्हें लेकर कमरे में चली गई और उन्हें दवाइयाँ दे दी। सौरभ की मेडिसिन में नींद की गोलियां भी थी ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए। इसीलिए सौरभ दवाइयां लेकर जल्दी ही सो जाते हैं। मदन को दवाइयां देकर मैं उनका सिर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि सौरभ अब सो चुके हैं, तो मैं जल्दी से खड़ी हुई चली गई। नहाकर आज मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी तथा बालों का जुड़ा बना लिया और अच्छी स्मेल के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा थोड़ा कर ही लिया। तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली, जो कभी कभार सौरभ जी लेते थे, और रसोई में चली गई। फिर मैं हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया तथा उसमें गोली डाल दी, ताकि दीपक को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैं जल्दी से दूध का गिलास लिया और दीपक के कमरे में चली गई। दीपक भी उल्लू की तरह बैठा मेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरे अंदर जाते ही दीपक खड़ा हो गया तथा मुझे देखता ही रह गया। जब वह कुछ नहीं बोला, तो मैंने उससे पूछ लिया कि ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ। तभी दीपक इतना ही बोला कि चाची, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। फिर मैं हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ दिया और कहा कि मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। दीपक ने झट से दूध का गिलास पकड़ लिया और एक सांस में ही पूरा पी गया। दूध पीते ही मैं दीपक को बोली कि चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। तभी दीपक बोला कि चाची, पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी? तभी मैं बोली कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डाल कर आई हूँ। इसके बाद जो दीपक ने मेरे साथ किया, वह बताते हुए तो मुझे भी शर्म आ रही है। मैं तो उसे अभी तक बच्चा ही समझ रही थी, पर वह तो मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया था। दीपक ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद चखा। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाए, वह तो बस सीधी ही पूजा शुरू कर देते थे। जब मैं दीपक को बोली कि अरे अब बस भी करो और कितने खाओगे, तभी दीपक बोला कि नहीं, आपको नहीं पता यह कितनी मीठी है, इसी के लिए ही तो हम पागल रहते हैं। यह दीपक की पहली पूजा थी, इसलिए वह आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया, मगर दीपक पसीना पसीना हो चुका था। मुझे भी 1.5 महीने बाद पूजन का सुख मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद दीपक थक चुका था तथा वह आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी। जब मैं उससे पूछा कि कैसा लगा फर्स्ट टाइम, तो दीपक बोला कि चाची, सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए। आप दिल की बहुत अच्छी हो, या कहूं तो दुनिया की सबसे अच्छी हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया तथा सौरभ जी को दी। इसके बाद में दीपक को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई, तो वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा कि मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तभी मुझे लगा कि शायद दीपक को पछतावा हो रहा है, तो मैंने उसे समझाते हुए कहा कि दीपक, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सच कहूं तो यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचा 2-3 महीने तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता। लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है, प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो, और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। तो दीपक ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला कि चाची, अगर यह मेरी मजबूरी बन गई तो। मैंने कहा कि आ जाना फिर अपनी चाची के पास, मैंने कब तुम्हें मना किया है। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और बस दीपक फिर से मेरी तारीफ करने लगा कि चाची, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैं पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे, जो मुझे आप जैसी चाची मिली।
इसके बाद मेरे और दीपक के बीच में पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता, मैं दीपक से पूजन करवा लेती। इसी बीच दीपक के पापा ने फोन भी किया था कि वह घर आ जाए, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। अब मेरे पति सौरभ भी चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाजार भी घूम आते हैं। और दीपक तो मेरी अब और ज्यादा केयर करने लगा था। शाम को जब भी मैं सौरभ जी को सुलाकर दीपक के पास जाती, तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता। वह कहता कि चुप रहो, आप सारा दिन काम करती हो, इसलिए थक जाती हो, इतना काम तो मुझे भी करने दो। तो दोस्तों, शायद आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद ना हूं, क्योंकि मैंने चाची के रिश्ते को खराब किया है। लेकिन सच कहूं तो मैं भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन भावनाओं में सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करना और मेरी कहानी को सुनकर भावनाओं में मत बहना, क्योंकि सच में यह गलत बात होती है। तो मेरे खातिर कमेंट में एक प्रॉमिस जरूर करके जाइए कि आप लोग अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करेंगे।